अध्याय 2 जल। जल मतलब वाटर। ठीक है, आज हम जल के बारे में जानेंगे कि जल का मुख्य स्रोत क्या है, जल क्या सभी प्रकार के जल पीने योग्य होते हैं। ठीक है, इसकी उपयोगिता और इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि जल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो चूंकि बेटा हम लोग भूगोल में आपको बताए थे कि जल किस प्रक्रिया से गुजरकर हमें प्राप्त होती है ना। जल चक्र के बारे में बताए थे। तो क्या होता है, महासागरों से सूर्य की प्रकाश की किरणों के द्वारा क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के बाद वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, बहुत बारीक महीन। ठीक है, और उसमें जब धूल कण उसमें जब पहुंच जाते हैं उसमें तो बड़े बन जाते हैं, और जब बड़ा बन जाता है तो भारी हो जाता है। भारी होने के कारण वो आपस में जुड़ने लगता है, और जुड़ने के बाद जब आपस में टकराते हैं, बड़े बादल के रूप में ले लेता है। तो जब वो टकराते हैं तब वो छोटे छोटे बूंद जो हैं वो गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार वो जब गिरते हैं तो पुनः जल महासागरों में चले जाते हैं, और उस प्रकार महासागर से कई जगह देखो पेड़ पौधे में, कुछ नदियां तालाबों में, गड्ढों में भर जाते हैं। तो उसे हम पीने योग्य उसको बनाते हैं, उसको साफ सुथरा किया जाता है। उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए हमको बताना है कि कैसे शुद्धिकरण किया जाता है। हर पानी जो है हमें पीने योग्य नहीं मिलता है ना। महासागर के जो हैं, समुद्र के जो पानी जो है उसमें लवण पाए जाते हैं, नमक घुले होते हैं, इसलिए हम उसे नहीं पी सकते। जो कि नदियों तालाबों के पानी को शुद्धिकरण किया जाता है तब वो पीने योग्य हो पाता है। ठीक है, तो इसी को जानेंगे हम, डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जल का 3/4 भाग तो आपका महासागर से है। मतलब पृथ्वी जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 3 ओर बताए थे पिछले बार भी। ठीक है, केवल 1/4 भाग भी आपका स्थल है। ठीक है, स्थल में मंडल है, और क्या बोलते हैं, और 3/4 भाग जो है जलमग्न है, पूरा भरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ये जानते होंगे, जब इतना सारा पानी भरा हुआ है तो हमें संकट क्यों होती है, क्यों पानी पीने के लिए हमें इसके लिए लाइन लगाना पड़ता है, नहीं मिलता कभी कभी। तो क्या होता है, इसलिए कि महासागरों में बताया ना, जल में नमक घुला होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता। 1 गिलास में समझ लो 1 पाव नमक, इतना ज्यादा खारा होता है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता। तो उसको क्या किया जाता है, उसको वाष्पीकृत कराया जाता है मशीन के द्वारा। बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, तो उसका जो है नमक हमें प्राप्त हो जाता है, जल अलग हो जाता है। तो उस प्रकार शुद्धिकरण करके उसको पीने योग्य जल की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी पर देखेंगे पहले, जल एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति से मिला है हमें। ठीक है, ये देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुछ जल लगभग 97% जो है महासागरों में है। ठीक है, 97% महासागरों से हमें प्राप्त होता है जल, जो कि वो काफी खारा होता है। 2% हमें हिमखंड मतलब होता है बर्फ के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, वो भी अच्छा रहता है, पीने योग्य रहता है, लेकिन उसको भी डायरेक्ट हम उसको नहीं पी सकते। और केवल 1% भाग ही हमें जल नदियों कहाँ से मिलता है, जो पीने योग्य है ना, जो पीने योग्य है, कपड़े धोने, नहाने, ये सब के लिए। नदियों, झीलों, तालाबों तथा पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होता है, जब बारिश का पानी जो है जब वो गिरता है तो पेड़ पौधों के माध्यम से जमीन के अंदर सोख लेते हैं, जड़ के माध्यम से, तो वो हमें भूमिगत जल के रूप में वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ जल जो है नदियों, झीलों, तालाबों तथा पृथ्वी की सतह नीचे से हमें प्राप्त होता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, और इसे कुएं खोदकर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में भी पाया जाता है। वायुमंडल में जो हमें दिखाई नहीं देता जल पाया जाता है, परंतु किस रूप में, जल वाष्प, भाप के रूप में। कोहरा, काले बादल जब छा जाते हैं ना, तो वहाँ पर पानी रहता है, तभी वो आपस में टकराते हुए गिरते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये पूरा आपका जल से घिरा हुआ है। कितना, 97% जो है पूरा जल से है। और ये केवल ये नीला वाला जो भाग है ये बर्फ से बना हुआ, मतलब इतना भाग जो है आपका बर्फ के रूप में जल है। और केवल 1% ये पीले रंग में है, जो 1% केवल पीने, नहाने और कपड़े धोने, सिंचाई के, पशु के लिए, पीने के लिए, इसमें उपयोग के लिए। देखिए यहाँ पर दिया है, महासागर, नीले हिमखंड, बर्फ के रूप में 3 अन्य स्रोतों से हमें पीने योग्य जल प्राप्त होता है।
महासागरों के जल में नमक जैसे कई पदार्थ घुले होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल क्या होता है? खारा। बताए ना, ठीक है। केवल इसलिए इसे हम पीने, नहाने, सिंचाई के उपयोग में नहीं कर सकते। अगर सिंचाई में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या बोलते हैं, पौधे नष्ट हो सकते हैं, ठीक है, उससे बढ़ेंगे नहीं। तो यही चीजें हैं। फिर आगे देखेंगे जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। आप सभी जानते हो कि सभी जीवों के लिए जल कितना आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि जल को बचाना चाहिए, जल का उपयोग सही मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का भार का केवल 70% है ना, 70% जो है जल ही होता है। मालूम, जितना मनुष्य का भार है, मान लो तुम्हारा 30 किलो है ना, तो मतलब उसका 30 किलो में 70% निकालो, उतना तुम्हारा पूरा जल से ही, जल का भार है वो, ठीक है। तो इसमें हाथी का भार का दिया है 80%। हाथी मान लो कितने भी किलो का होगा, उसका 80% भाग जो है वो जल का है होगा, उसका पेड़ का दिया है, सबका दिया हुआ है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन कितने लीटर की आवश्यकता होती है? 2 से 3। अगर उससे कम करेंगे तो पानी की कमी हो जाती है और कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। और मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए, संचालन के लिए, ठीक है, जल की बहुत आवश्यक होती है। अमाशय में भोजन को पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। शरीर में उसके संवहन के लिए, रक्त जब बनता है तो जल से ही बनता है, जल रहता है तब तो बनेगा, है ना। संचरण के लिए हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब जल जो है अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है वो, तो जल और मतलब मूत्र और पसीने के रूप में उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो पसीने के रूप में तो निकल जाता है, तो फिर भी शरीर को चलाने के लिए चाहिए ना जल। इसलिए समस्त क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों को भी उतनी ही मात्रा में जल की आवश्यकता होती है जैसे हमें, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर क्रियाकलाप देख रहे हैं। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी। हम एक काम करेंगे कि क्या करते हैं, हम एक पोटली लेंगे, उसमें मूंग को हम फुलो के रख देंगे, फुलो देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पोटली को भाग को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उसके 2 भाग करेंगे। एक पोटली को हम दूसरे एक गमले में डालेंगे और आधा भाग को हम दूसरे गमले में का खा के बांट देंगे। का वाले में हम खूब पानी डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। का के इसमें हम बहुत ज्यादा इसमें डालेंगे पानी और खा वाले में नहीं डालेंगे। तो आप देखेंगे का वाले की वृद्धि अधिक हो रही है क्योंकि उसमें पानी पड़ रहा है, और खा वाले की वृद्धि रुक जाएगी क्योंकि इसमें पानी ज्यादा हम नहीं डालेंगे, या नहीं डालेंगे या तो कम मात्रा में डालेंगे, तो ये अंकुरित नहीं होगा। तो इसमें जल की आवश्यकता है, तभी वो बढ़ेगा। मतलब पौधों को बढ़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, है ना, ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। ये हमारा क्रियाकलाप है। देख लीजिए महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं करता? तो आपको उत्तर पूछेंगे बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि महासागरों के जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, मतलब उसमें नमक की मात्रा। मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? तो मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए, है ना, उसे जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाचन के लिए जल महत्वपूर्ण है। गमलों में लगे पौधों को यदि जल न सींचा जाए तो क्या हो जाएगा? जल न सींचा जाए तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जल के बिना तो पौधे तो उग ही नहीं सकते ना। जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार आवश्यक है? जिस प्रकार हमारे लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार जलीय जीव के लिए भी जल आवश्यक है। अगर मछली को निकाल दिया जाए जल से, क्या हो जाएगा? तो मर जाएगी, ठीक है। देखो, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों में जल पीने योग्य होता है? नहीं, हर स्रोत जो है पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें गुलित, लवण, निलंबित कण, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु जो है लाभकारी होते हैं, परंतु अधिकता से हो जाए, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। शहरों में पीने के पानी का वितरण करने के पूर्व जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को दूर किया जाता है। किसके द्वारा? शहरों में प्राप्त पानी को क्या किया जाता है? जल शोधन साफ किया जाता है, ठीक है, और जीवाणुओं को दूर कर देते हैं। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणु जो होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, उनको किसके द्वारा? ब्लीचिंग पाउडर सुने हो, जिससे फर्श साफ करते हैं, उसके द्वारा उसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, उससे साफ मिला दिया जाता है, जिससे वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने के योग्य, आपको पता है साल 2 साल में इस प्रकार के पोटेशियम
परमैंगनेट लाल दवाई का छिड़काव उसमें किया जाता है। क्लोरीन की गोली भी डाली जाती है जिससे पानी जो है शुद्ध साफ मिल जाए, ठीक है। और जल को उबाल करके भी शुद्ध किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। तो क्या क्या इसका, ये भी एक प्रश्न बनता है कि जल की शुद्धिकरण किस प्रकार की जाती है, क्या क्या मिलाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आजकल फिल्टर का उपयोग करते हैं, सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग करते हैं। ये देखो, कई देखोगे बड़े बड़े घरों में फिल्टर ला के रख देते हैं, उसमें साफ होते रहता है, शुद्ध पानी मिलता है, एकदम शुद्ध। आप देखेंगे कई लोग शुद्ध फिल्टर का पानी पिए होंगे तो देखेंगे कि एकदम अलग स्वाद लगता है, क्योंकि उसमें से पूरा जीवाणु जो है एकदम शुद्ध रहता है ना, पानी हट जाता है इसीलिए। देखो, अब इसको पैराबैंगनी किरणों के द्वारा भी जल को कीटाणु रहित किया जाता है। देश में बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या है? सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध ना होना। आप देखेंगे कहीं नाले हैं, नाला का पानी नदियों में मिल जाता है, जानवरों को नहलाया जाता है, कारखानों के गंदे पानी को उसमें मिल जाता है नदियों में जाके, तो पीने योग्य पानी नहीं रहता, ठीक है। आशुद्ध जल के बारे में जानेंगे। आशुद्ध जल क्या होता है? तो जब वर्षा का जल होता है वो आशुद्ध जल माना जाता है, वो एकदम प्योर शुद्ध होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप गंजी में लोगे ना तो उसको पीने योग्य होता है, मालूम हो। यह जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता होती है, उसको प्रयोग किया जाता है कि इसमें कितनी मात्रा में जीवाणु है, मतलब शुद्ध है कि नहीं, ये सब जांचने के लिए। आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए, आशुद्ध जल क्या है? जल, वर्षा का जल जो अशुद्ध होता है, लेकिन जब हमको आशुद्ध जल प्राप्त करना है नदियों का, तो उसको क्या किया जाता है? वाष्प में बदल दिया जाता है। वाष्प से भी जल में जब बदल जाता है तो हमें शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक कटोरी रखकर अब पात्र में इतना पानी भरकर रखे कि वह तैरे ना। अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की एक शीट बांध दे। मतलब एक प्रयोग है कि भाई शुद्ध प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये दिया है, इसके एक बार पढ़ लेना, चित्र देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गुण। अब यहाँ पर बोलेंगे जल के गुण के बताओ। जल का गुण क्या है? कि जल जो है वो रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता जल का, गंध, कोई गंध नहीं होता। मतलब जल क्या है? गंधहीन है और स्वादहीन है, पारदर्शिता है, मतलब आस पर दिखाई देता है, और सामान्य ताप पर ये रहता है, ठीक है। जल की पारदर्शिता के कारण जलीय पौधे तक पहुंचता है, इनमें भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब ये मोस्ट देख लेते हैं। इसके बाद जल का हिमांक क्या होता है? 0 सेल्सियस होता है, जो कि ये बर्फ जमने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ये क्या होता है? लो टेम्परेचर माना जाता है। और ये क्या बोलते हैं? हिमांक हो गया 0 सेल्सियस होता है, ठीक है, जो कि बर्फ से बदल जाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? हाई टेम्परेचर 100 सेल्सियस, ठीक है। इस ताप पर क्या होता है? जल जो है वो उबलने लगता है और भाप में बदल जाता है। इसी ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा है बेटा पढ़ने के लिए, लेकिन आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे साफ साफ। और वो बता दिए दूषीकरण, जल कैसे दूषित होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये तो बता दिए। देखिए कितने सारे पॉइंट से आपका भर जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, है ना, मोटे तरह बता दिए, बाकी आप पढ़ लेना। जल प्रदूषण के कारण यह है मनुष्य की क्रियाकलाप जो करते हैं, खेत में दवाओं का उपयोग करना, उद्योग से धंधे में जो उपयोग करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को डाल दिया जाता है नदी तालाबों में, इससे दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के रोकथाम कैसे किए जा सकते हैं?